आज मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करने के लिए मेरे शो बुक बीट्स A to Z पर आए हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कभी हार ना मानने का जज्बा। हमारे पास एक प्रेरणादायक किताब नेवर गिव अप का हिंदी सारांश है, तो आज हम इसी सारांश की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि इससे हमें अंदरूनी ताकत बनाने और मुश्किलों से लड़ने के लिए क्या सीख मिल सकती है। और एक बात जो मुझे शुरू में ही बहुत अच्छी लगी वो ये कि जिंदगी अपने सबसे बड़े सबक अक्सर तभी सिखाती है जब कोई बिल्कुल हार मानने वाला होता है ना? जैसे अंधेरे में ही रोशनी की कीमत पता चलती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, देखते हैं ये सारांश हमें कहाँ ले जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये विषय ऐसा है जो मुझे लगता है हर किसी से जुड़ता है। कहीं ना कहीं हम सब ने ये महसूस किया है। हार मानने और क्या कहते हैं डटे रहने के बीच का जो संघर्ष है वो सिर्फ बाहरी नहीं होता, वो हमारे अंदर चलता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर मुश्किल हालात या तो हमें पीछे धकेल देते हैं या फिर कभी कभी अपनी असल ताकत पहचानने का मौका भी दे देते हैं। का ये सारांश इसी अंदरूनी कश्मकश पर और उससे उभरने के रास्तों पर एक अच्छी नजर डालता है। अच्छा, तो पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख जो ये सारांश देता है वो है खुद पर कभी हार ना मानना। सुनने में शायद आसान लगे पर असल में ये बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। हम दूसरों को तो शायद माफ कर भी देते हैं उनकी गलतियों के लिए ना, बिल्कुल, पर जब अपनी बारी आती है तो हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हर छोटी सी चूक पर खुद को कोसना। बिल्कुल, स्रोत यही कहता है कि भाई गिरना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गिरकर वहीं पड़े रह जाना, वो फैसला। सही बात है। दुनिया क्या कह रही है वो बस शोर है, असली आवाज तो अंदर की है। वो एक लाइन थी ना सारांश में, नो मैटर वॉट आई विल नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है कि असली लड़ाई तो बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर है, डर से, शक से। एकदम सही कहा। ये असल में आत्म करुणा यानी सेल्फ कंपैशन और आत्मा आलोचना यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म के बीच का बैलेंस है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जो बुनियाद है वो है खुद पर भरोसा। हमारी ये जो अंदर की आवाज होती है ना, जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं, वो सीधा सीधा हमारे एक्शन और नतीजों पर असर डालती है। खासकर जब कोई नई चीज सीख रहा हो या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तब मन में शक आना मतलब बहुत नेचुरल है। हाँ, आता ही है। मुझसे नहीं होगा, मैं शायद काफी नहीं हूँ, ऐसी आवाजें। सारांश यही कहता है कि सोच के पैटर्न को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा स्रोत इशारा करता है, जब आप खुद पर ही यकीन छोड़ देते हैं तो आप एक तरह से दूसरों को भी परमिशन दे देते हैं कि वो आप पर यकीन ना करें। और इसके उलट जब आप खुद का हाथ थामे रहते हैं मुश्किल में भी, तो एक अलग ही तरह की एनर्जी मिलती है, संभलने में मदद मिलती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये अपनी कीमत समझना है, अपनी कमियों के साथ। हाँ, और इसी अंदरूनी लड़ाई से जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट कि डर में जीने से इनकार करना। स्रोत ने डर को एक क्या कहा था, बेड़ी या जंजीर जैसा बताया है जो हमें रोकती है। बेड़ी सही है। और सबसे कॉमन डर कौन सा होता है? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या लोग क्या सोचेंगे। ये डर इतना हावी हो सकता है कि हम कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल, पैरालाइज कर देता है। मुझे याद है सारांश में कहा था, डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। ये सोचने वाली बात है। क्या डर सच में बस एक वहम है? सारांश का इशारा तो यही लगता है। और हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर लगे ही नहीं। हिम्मत है डर के बावजूद वो कदम उठा लेना। न जाने कितने सपने तो बस इसीलिए अधूरे रह गए होंगे क्योंकि वो कोशिश करने का डर ही सपने से बड़ा हो गया। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत सटीक बात कही है। डर का असर सिर्फ महसूस होने तक नहीं रहता, वो सच में हमारी काबिलियत को, हमारी सोच को बांध देता है। हम उन रास्तों पर जाने से कतराते हैं जहाँ डर लगता है, भले ही वो रास्ते में आगे ले जाते हो। और स्रोत का इसे इल्यूजन यानी भ्रम कहना ये दिलचस्प है। इसका मतलब ये नहीं कि डर महसूस नहीं होता, डर तो होता है। हाँ, होता तो है, पर उसकी जो ताकत हमें महसूस होती है ना, वो अक्सर हमारी अपनी दी हुई होती है। जैसे ही हम उससे भागने की बजाय उसका सामना करने का फैसला करते हैं, उसका असर कम होने लगता है। शायद गायब ना हो, पर वो हमें कंट्रोल करना बंद कर देता है। अच्छा, नई चीजें आजमाने में या कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने में या किसी अनजान फील्ड में जाने में, ये फेल होने का डर एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसका सामना करना ही आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। स्रोत का ये कहना कि हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है, ये सही में साहस की परिभाषा है। और इसी साहस से फिर पैदा होता है वो जिसे सारांश में कॉन्करर स्पिरिट कहा गया है, मतलब विजेता का जज्बा। ये उन लोगों की सोच है या कह ले माइंडसेट है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं,
ठोकर खाकर भी चलते रहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरह का नजरिया है जिसे डेवलप किया जा सकता है। इस नजरिए में हर नाकामी एक सबक बन जाती है और हर दर्द आगे बढ़ने की ताकत। स्रोत में एक लाइन थी, मुझे याद है, अगर मैं आज गिरा हूं तो कल उठकर और भी मजबूत बनूंगा। वाह, बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक यकीन है। और फिर वही बात आती है कि असली जंग बाहर नहीं, अंदर है, अपने डर से, अपने शक से, अपनी कमजोरियों से। सारांश का इशारा है कि जब कोई ये अंदर की लड़ाई जीत लेता है तो बाहर की दुनिया उसे रोक नहीं पाती। हाँ, ये मानसिकता सीधा सीधा जुड़ी है लचीलेपन से, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, और दृढ़ता से, यानी ग्रिट से। रेजिलियंस मतलब मुश्किलों से उभरने की ताकत, और ग्रिट मतलब किसी लंबे लक्ष्य के लिए जुनून और लगन बनाए रखना, चाहे कितना भी वक्त लगे। हम चुनौतियों को कैसे देखते हैं, एक मुसीबत की तरह या सीखने के मौके की तरह, ये हमारे नतीजों को बहुत हद तक तय करता है। और जो इंसान इस विजेता के जज्बे को अपना लेता है ना, वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, वो अनजाने में दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाता है। सही बात है। कोई मुश्किल सब्जेक्ट सीखना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें महीनों लग जाए, वहां टिके रहने के लिए यही जज्बा चाहिए। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर में खुद को लगातार बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है। ये मानना कि हर गिरावट असल में उठने का एक और मौका है, एक नई शुरुआत। बिल्कुल। और ये जज्बा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा सारांश जोर देकर कहता है, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, आसान तो बिल्कुल नहीं होता। ये फूलों की सेज नहीं है, रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही। हाँ बिल्कुल। कभी लोगों के नेगेटिव एटीट्यूड के रूप में, कभी बिगड़ते हालात, और कभी अपना ही डर। ये रुकावटें असल में हमारी हिम्मत, हमारे धैर्य, हमारे जज्बे का टेस्ट होती हैं। सही, परीक्षा लेती हैं। मुझे वो पहाड़ चलने वाला उदाहरण याद आ रहा है स्रोत से। चढ़ाई मुश्किल है, थकान है, दर्द है, सांस फूलती है, लेकिन टॉप पर पहुंचने के लिए चलते रहना पड़ता है। रुक गए तो मतलब वहीं रह गए। सारांश कहता है, जो लोग डटे रहते हैं वही आगे जाकर जीतते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर यही रुकावटें हमें वो हुनर सिखा जाती हैं जो मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी होते हैं। और कभी कभी तो लगता है सबसे बड़ी रुकावट जीत के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है। ये एक बहुत जरूरी नजरिया है, बाधाओं को, मतलब ऑब्स्टिकल्स को ग्रोथ्स के अवसर की तरह देखना। हाँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक कारगर स्ट्रैटेजी है। जब हम किसी बाधा को सिर्फ प्रॉब्लम मानते हैं तो हमारा ध्यान उसे हटाने या उससे बचने पर होता है। हाँ। लेकिन जब हम उसे एक चैलेंज या सीखने का मौका मानते हैं तो हमारा ध्यान सोल्यूशन खोजने और खुद को बेहतर बनाने पर जाता है। अच्छा। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। करते हैं कभी रिसोर्सेज कम होते हैं, कभी टाइम की कमी, कभी कोई जानकारी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि समझ नहीं आती। ऐसे में ये नजरिया कि ये मुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है, बहुत मददगार हो सकता है। सारांश में चलते रहना या डटे रहना पर जो इतना जोर है, उसका महत्व यहाँ फिर से दिखता है। हर बाधा जैसे हमसे पूछ रही हो, क्या तुम वाकई ये चाहते हो? हाँ। और हमारा हर अगला कदम उस सवाल का जवाब होता है। और इस चलते रहने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है, उस पर सारांश फिर लौट कर आता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा होता है। बिल्कुल। हमारा अपना नेगेटिव नजरिया, हमारा डर, हमारा सेल्फ डाउट। स्रोत इसे हमारा अपना नेगेटिव माइंडसेट कहता है। कितनी बार हम खुद ही अपने सपनों को रोकते हैं। अंदर से आवाज आती है, ये तुमसे नहीं होगा, तुम इसके लायक नहीं हो, पहले भी तो फेल हुए थे। हाँ, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक। और हम उस आवाज पर यकीन कर लेते हैं। सारांश इशारा करता है कि हम अक्सर खुद के साथ ज्यादा सख्त होते हैं जितना कोई और भी नहीं होता। सही है। तो इस अंदरूनी दुश्मन को पहचानना और उसे चुप कराना या कम से कम उसे इग्नोर करना सीखना, ये बहुत जरूरी है। सारांश शायद यही कहता है कि जब वो अंदर की आवाज कहे तुम नहीं कर सकते, तो उसे पलटकर जवाब देना सीखें। क्यों नहीं, देखते हैं। हाँ। जब वो पुरानी नाकामयाबियों की याद दिलाए तो खुद को याद दिलाएं कि उन नाकामयाबियों ने कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा अनुभवी और मजबूत बनाया है। हाँ, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में सेल्फ सैबोटाज कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। हम अनजाने में ही खुद को पीछे खींचते रहते हैं और इस अंदरूनी दुश्मन को पहचानने के लिए सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता पहला और सबसे जरूरी कदम है। हमें ये समझना होगा कि हमारे विचार कैसे हमारी भावनाओं और हमारे कामों को प्रभावित करते हैं। स्रोत का ये कहना कि खुद से दोस्ती करना सीखिए, ये बहुत गहरी बात है। हाँ। इसका मतलब है अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करना
और खुद के प्रति दयालु होना। जब कोई अपना सबसे बड़ा आलोचक होने की बजाय अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है तो बाहरी दुनिया की आलोचना या बाधाओं का असर अपने आप कम हो जाता है। सही जा। नई चुनौतियों के टाइम अक्सर लोगों को इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस होता है। मतलब लगता है कि वो जितने काबिल दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। ये भी उसी अंदरूनी दुश्मन का एक रूप है। इस पर काबू पाना अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है। और जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं, जब लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तब क्या? सारांश कहता है तब भी एक चीज बचती है, उम्मीद। उम्मीद वो छोटी सी चिंगारी है जो घने अंधेरे में भी टिमटिमाती रहती है। ये वो वजह बन जाती है जो हमें हार मानने से रोकती है। ये शायद कानों में फुसफुसाती है, बस एक बार और कोशिश कर। हाँ। मुझे वो अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाने वाला उदाहरण बड़ा अच्छा लगा। एक छोटी सी लौ भी पूरे कमरे का अंधेरा नहीं मिटा सकती, और कम से कम अगला कदम कहाँ रखना है ये दिखा देती है। बिल्कुल। उम्मीद शायद सीधे हालात ना बदले, पर वो हमारा नजरिया बदल देती है, और बदले हुए नजरिए से हालात से लड़ने की नई ताकत मिल जाती है। बिना उम्मीद के तो इंसान शायद बिस्तर से भी ना उठे। उम्मीद का मनोवैज्ञानिक काम बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये मोटिवेशन और रेजिलियंस को बनाए रखने में एक्टिव रोल निभाती है। जब हम उम्मीद रखते हैं तो हम सोल्यूशन खोजने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। ये बस खाली इच्छा या ख्वाहिश नहीं है। उम्मीद में कहीं ना कहीं अपनी या हालात बदलने की क्षमता पर एक विश्वास छिपा होता है। लंबे समय तक चलने वाले लक्ष्य, जैसे कोई मुश्किल पढ़ाई पूरी करना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना या किसी बीमारी से लड़ना, इन सब में उम्मीद ही वो फ्यूल है जो हमें चलाते रहता है। स्रोत का ये कहना कि उम्मीद वो धागा है जो आपको टूटने नहीं देता, इस बात को बहुत खूबसूरती से कहता है। सही है। ये हमें याद दिलाता है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। ये भविष्य में पॉसिबिलिटी देखने की क्षमता है, भले ही अभी सब निराशाजनक लग रहा हो। और फिर आता है वो पल जिसका शायद हर संघर्ष करने वाला इंतजार करता है। सारांश में इसे अचानक चलने वाली हवा या सडन विंड कहा है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद, जुटे रहने के बाद और शायद बार बार फेल होने के बाद अचानक सब कुछ बदलने लगता है। हाँ। जैसे बरसों की गर्मी के बाद अचानक ठंडी हवा का झोंका आ जाए। सारांश ये साफ करता है कि ये कोई जादू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अचानक होने वाला बदलाव असल में उन अनगिनत छोटी छोटी कोशिशों का, उस लगातार बहाए गए पसीने का नतीजा होता है जो शायद उस वक्त दिख नहीं रहा था। ये हवा उन्हीं के लिए चलती है जो उस मुश्किल दौर में टिके रहते हैं, जो इंतजार करने और डटे रहने की ताकत रखते हैं। अक्सर हम मेहनत का फल तुरंत चाहते हैं, पर शायद कुदरत का नियम ऐसा नहीं है। बीज बोने और फल आने में टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। ये विचार क्यूमुलेटिव एफर्ट और टिपिंग पॉइंट्स की अवधारणा से जुड़ता है। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब द टिपिंग पॉइंट में इसे पॉपुलर किया था। मतलब कि कई बार छोटे छोटे बदलाव या कोशिशें तब तक कोई बड़ा असर नहीं दिखाती जब तक वो एक खास लेवल तक जमा ना हो जाए। अच्छा। और फिर अचानक एक और छोटे से एफर्ट से पूरा सिस्टम बदल जाता है। सफलता अक्सर बाहर से देखने पर अचानक लगती है, लेकिन उसके पीछे लगातार कोशिश और धैर्य की एक लंबी कहानी होती है। हाँ। सीखने की प्रोसेस में भी ऐसा ही होता है। काफी टाइम तक लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा, और फिर अचानक एक दिन आहा मोमेंट आता है और सब साफ हो जाता है। ये अचानक हवा उन लोगों के लिए एक इनाम जैसी है जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और कोशिश जारी रखी, तब भी जब रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। बिल्कुल। स्रोत का ये कहना कि जब सही समय आता है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार यही निकलता है कि जिंदगी आसान नहीं है। मुश्किलें, चुनौतियां ये तो रहेंगी। हाँ, ये तो हिस्सा है, लेकिन असली ताकत इनसे बचने में नहीं, बल्कि इनका सामना करने में है, और कभी हार न मानने में। खुद पर यकीन रखना, डर पर काबू पाना, वो विजेता वाला जज्बा अपनाना, रुकावटों को सीढ़ी बनाना, अपने अंदर के दुश्मन को पहचानना और उम्मीद का दामन थामे रखना, ये सब वो नुस्खे हैं। और आखिर में वो लगातार की गई कोशिशें रंग लाती हैं, कभी कभी उस अचानक हवा की तरह जो सब बदल देती है। पर यह हवा उन्हीं के लिए है जो टिके रहते हैं। वो आखिरी बात जो सारांश ने कही, उसे याद रखना शायद सबसे जरूरी है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल नेवर गिव अप। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये शायद जीने का एक तरीका है, एक संकल्प है। बिल्कुल। और इस सब में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि चुनौतियों पर काबू पाने का ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है। असल में इस सफर के दौरान हम अंदर से बदलते हैं, सीखते हैं, मजबूत बनते हैं। हर मुश्किल हमें अपने बारे में कुछ नया सिखा जाती है। तो ये विश्लेषण हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है,
किसी के अपने अंदर का वो कौन सा डर या शक है जो उसे सबसे ज्यादा पीछे खींचता है, और इस विजेता के जज्बे से प्रेरणा लेकर उस डर या शक को चैलेंज करने के लिए कौन सा एक छोटा पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राज और रागिनी के साथ ये बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस लेखक या किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।